हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। हमारा चैप्टर कौन सा चालू है? ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन चैप्टर में आज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या देखा था? हमने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, ये सब हमने देखा था अब तक। अभी हम कुछ नया इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं जो शायद आपने आज तक कभी पहले नहीं पढ़ा है। तो आप लोगों को तो ये पता होगा कि मतलब हमने जो साइंटिस्ट लोग थे बहुत पुराने जमाने से वो प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ते आ रहे, उनके बारे में स्टडी करते आ रहे। वो अभ्यास करते थे प्लैनेटरी मोशंस का। प्लैनेटरी मोशंस मतलब मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, उनके बारे में जानते थे, उनके बारे में पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे। तो गैलीलियो से पहले उनको जो प्लैनेट के बारे में स्टडी करनी पड़ती थी तो मतलब अपनी नेकेड आई से करनी पड़ती थी। वो अपनी खुली आंखों से देखते थे और वैसे उनको स्टडी करना पड़ता था, क्योंकि हमको तो पता है कि टेलीस्कोप की डिस्कवरी गैलीलियो ने की है। तो टेलीस्कोप नहीं था तब तो उनको मतलब खुली आंखों से देखना पड़ता था। लेकिन जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप की डिस्कवरी की तो उसके बाद वो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने लगे और अपनी स्टडी को उन्होंने चालू रखा। कौन? साइंटिस्ट लोग। तो 16th सेंचुरी के टाइम पे, मतलब 16th सेंचुरी मतलब 16 वर्ष तक, उस टाइम तक बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो चुका था प्लैनेट की मोशन, प्लैनेटरी मोशन के बारे में। प्लैनेट किस तरीके से मोशन में आते, कैसे घूमते, सब बारे में 16th सेंचुरी तक बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो चुका था, डाटा कलेक्ट हो चुका था। तो ऐसा एक साइंटिस्ट था केपलर। उसने भी क्या किया? प्लैनेट की मोशन जो है, प्लैनेटरी मोशन, उनके बारे में स्टडी किया। और उसने क्या नोटिस किया, उसको क्या देखने को मिला? उसने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या? कि जो प्लैनेट की मोशन है वो कुछ स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करती है। प्लैनेटरी मोशन फॉलोज स्पेसिफिक लॉज, ये उसने ऑब्जर्व किया। और वो जो कौन से लॉ है, वो लॉ मतलब केपलर्स लॉ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। केपलर्स लॉ, केपलर का नाम दिया उन लॉ को केपलर्स लॉ, क्योंकि उसने पहले मतलब ये डिस्कवरी की उसके बारे में। मतलब पहले उसने ऑब्जर्व किया कि ये कुछ स्पेसिफिक लॉ फॉलो करते हैं। तो वो जो लॉ है उसने बताया, अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट करके बता दिए साइंटिफिक तरीके से। तो इसलिए उसे बोलते हैं केपलर्स लॉज। तो आज हम वो देखने वाले। तो केपलर्स लॉ में जाने से पहले आपको एक ज्योमेट्री का टॉपिक है, इलिप्स, लंब वर्तुलाकार, जिसको बोलते हैं लंब वर्तुलाकार, उसके बारे में थोड़ा बताता हूं, क्योंकि केपलर्स लॉ में इलिप्स का काम बहुत ज्यादा है। तो हमको पहले इलिप्स के बारे में जानना होगा। शायद आप लोगों ने अब तक इलिप्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा। इलिप्स मतलब लंब वर्तुलाकार। अभी आप बोलोगे सर कैसा है लंब वर्तुलाकार, क्या बोल रहे हो? सिंपल, अंडाकृति, एक का जो शेप होता है, एक का शेप, लंब वर्तुलाकार, वही शेप इलिप्स का होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इलिप्स कैसे आया, क्या होता है इलिप्स। तो हमको तो कोन पता है, कोन, शंकु। कोन मतलब आपको पता है वो जोकर की टोपी, कोन, आइसक्रीम का कोन रहता है, वही कोन। अगर उसको हम ऐसे उल्टा रख देंगे तो हमारा शंकु बन जाएगा, कोन। ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए आप, ये कोन है, कोन के बारे में आप जानते हैं, इसको शंकु बोलते हैं मराठी में। अभी इस कोन को अगर इंक्लाइनेडली मैं कट कर दूं, कट मतलब कैसे, और इंक्लाइन मतलब तिरपा, सीधा नहीं, टेढ़ा, टेढ़ा कट कर दूं मैं ऐसे। देखिए अगर कुछ इस तरीके से मैं उसे टेढ़ा प्लेन से कट कर दूं, मतलब ऐसे कट कर दूं टेढ़ा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा इलिप्स। किस तरीके से? देखिए मुझे कुछ इस तरीके से इलिप्स मिलेगा। इसके अंदर मुझे जो शेप मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। अभी डायग्राम परफेक्ट नहीं आई है, लेकिन आप आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इलिप्स की एक्चुअल शेप कैसी होती है आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लंब वर्तुलाकार, वर्तुल मतलब हमारा सर्कल, जो कि पूरा सर्कल होता है। ये क्या है? उसको थोड़ा खींच दो, सर्कल को लंबा कर दो, वो बन जाएगा लंब वर्तुलाकार, इलिप्स। अभी इलिप्स की खासियत क्या है? इलिप्स की खासियत बताता हूं आपको। देखिए इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेजर एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो माइनर एक्सिस। मेजर मतलब बड़ा वाला, माइनर मतलब छोटा वाला। वर्टिकल लाइन मेजर एक्सिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन मेजर एक्सिस, वर्टिकल लाइन माइनर एक्सिस। और उसमें दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, जिसे मैं नाम दूंगा F1 और F2। देखिए F1 और F2 मैंने नाम दे दिया, फोकल पॉइंट्स। और इसे
हम बोल सकते हैं फोका ऑफ द इलिप्स। फोकाई, फोकाई क्या होता है, फोकाई क्या बोल रहा हूं मैं, फोकस आपको पता है, फोकस, फोकस वो सिंगुलर है, अगर उसको मैं प्लूरल कर दूं तो मुझे फोकाई, जैसे मार्कर सिंगुलर, मार्कर्स प्लूरल अनेक वचनी, वैसे फोकस सिंगुलर, फोकाई प्लूरल अनेक वचनी। दो फोकस, टू फोकस मतलब हम नहीं बोल सकते, टू फोकस नहीं बोल सकते, टू फोकाई, एक रहेगा तो फोकस, दो या उससे ज्यादा रहेंगे तो फोकाई। तो समझ में आ गया आपको, दो फोकाई रहते उसको, या फिर दो फोकल पॉइंट्स F1 और F2। और उसकी खासियत क्या रहती, आप कोई भी पॉइंट्स लीजिए, यहां पे मैं पॉइंट्स लूंगा ए, इलिप्स के ऊपर मैं पॉइंट्स ले रहा हूं ए, तो ये जो ए पॉइंट है इसका डिस्टेंस F1 से और F2 से मैं निकालूंगा, F1 से और F2 से मैं डिस्टेंस निकालूंगा, क्या होगा AF1 और AF2, इसकी जो सम होगी वो कांस्टेंट रहेगी, AF1 प्लस AF2 कांस्टेंट। अब मैं कौन सा दूसरा पॉइंट लूंगा, सपोज मैं यहाँ पे बी पॉइंट लेता हूं, उसका भी मैं फोकल पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, BF1 और BF2, इसकी सम लूंगा BF1 प्लस BF2, वो भी कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट नहीं, पहले वाला जो था AF1 प्लस AF2 उसके बराबर। मतलब क्या, सम ऑफ द डिस्टेंस, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज कांस्टेंट। सम ऑफ द डिस्टेंस या फिर सम ऑफ द डिस्टेंसेस, प्लूरल है ना, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकाई ऑफ द इलिप्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स इज कांस्टेंट। कोई भी पॉइंट लूंगा मैं और उससे अगर फोकाई से डिस्टेंस निकालूंगा, उनकी सम करूंगा तो कांस्टेंट मिलेगी। किस तरीके से देखिए आप, मुझे ए पॉइंट है, फोकाई से डिस्टेंस AF1 और AF2, उनकी सम AF1 प्लस AF2, ये क्या रहेगी कांस्टेंट। और ये जो सम है वो किसके इक्वल रहेगी, दूसरा पॉइंट लूंगा बी, BF1 प्लस BF2, BF1 प्लस BF2। देखिए अगर मैं तीसरा पॉइंट लेता हूं C और उसकी भी डिस्टेंस निकालता हूं CF1 और CF2, तो CF1 प्लस CF2 भी इसके बराबर आ जाएगा, CF1 प्लस CF2 जो है वो भी इसके बराबर आ जाएगा, AF1 प्लस AF2 के और BF1 के BF1 प्लस BF2 के। मतलब कोई भी पॉइंट ले लो आप इलिप्स के ऊपर का, उसकी जो फोकल से, दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस है और उनका जो सम है डिस्टेंस का दोनों फोकाई से, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो है हमारा इलिप्स। तो इलिप्स की इतनी प्रॉपर्टीज आप हमारे लिए काफी है अभी इस ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। अभी हम क्या देखेंगे, केपलर के लॉज। तो चलिए देखते हैं हम केपलर के लॉज। मैंने यहाँ पे तीनों लॉ लिख के रखे हुए हैं और मैंने ऐसे क्यों रखे, कॉलम करके, ये वाला ये वाला ये वाला, कंपैरिजन में आपको याद रहे इसलिए। मतलब एक साथ हम नहीं देखेंगे, एक एक करके ही देखेंगे, लेकिन अगर आप लोग को ऐसे मैं पढ़ाऊंगा कंपैरिजन में तो आपको अच्छे से याद में रहेगा। पहला लॉ क्या बोलता है केपलर का, केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, केपलर का फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का ऑर्बिट, ऑर्बिट तो आपको पता है जो पाथ फॉलो करता है रिवॉल्व करते टाइम, प्लैनेट सन को, सन के अराउंड रिवॉल्व करते टाइम जो पाथ फॉलो करता है वो होता है ऑर्बिट। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है वो कौन सा होता है, इलिप्स होता है। इलिप्स मतलब उसका जो शेप होता है ऑर्बिट का वो कौन सा होता है, इलिप्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। और सन एट वन ऑफ द फोकाई, और जो सन होता है वो इलिप्स के वन ऑफ द फोकाई में होता है। फोकाई मतलब मैंने आपको बोला था फोकस क्या, प्लूरल, इलिप्स को दो फोकस पॉइंट्स रहते तो हम उसके क्या बोलते हैं, फोकाई। तो दोनों में से एक फोकाई की जगह पे सन होगा। कौन सी प्लैनेट के लिए कौन सी मतलब कौन सा फोकस पॉइंट होगा, कौन सी प्लैनेट के लिए कौन सा होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स, इलिप्स मतलब लंबवर्तुलाकार, मैंने आपको डायग्राम निकाल के दिखाई थी। तो देखिए ये इलिप्स है, हम कंसीडर करेंगे इलिप्स है। अब दो फोकस पॉइंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं टू फोकाई। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे है। अब हम कंसीडर करेंगे प्लैनेट कहीं पे भी है, सपोज यहाँ पे प्लैनेट, प्लैनेट इस पोजीशन पे, प्लैनेट की पोजीशन ए मार्क कर दूंगा मैं, और सन का है वन ऑफ द फोकाई, मतलब इन दोनों जगह में से कहीं पे भी हो सकता है। अभी हर प्लैनेट के लिए अलग अलग ऑर्बिट होगा, किसी प्लैनेट के लिए सन यहाँ पे होगा, किसी प्लैनेट के लिए यहाँ पे होगा। तो हम कंसीडर करेंगे हमारा सन यहाँ पे है। अभी देखिए मैं यहाँ पे सन लिख रहा हूं, हमारा सन यहाँ पे है इस वाली फोकाई पे, और ये हमारा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो पहला लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। क्या बोलता है पहला लॉ, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स, इलिप्स होता है, इलिप्स मतलब लंबवर्तुलाकार। दूसरा कौन सा भी नहीं होता, सर्कल,
स्क्वायर, रेक्टेंगल, कौन सा भी नहीं होता। शेप कौन सा होता है ऑर्बिट का प्लेनेट के, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब जो ऑर्बिट होता है वो कौन सा होता है, इलिप्स होता है। इलिप्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, क्या प्रॉपर्टी कि कौन सा भी पॉइंट ले लो इलिप्स के ऊपर का, उसका जो सम होगा डिस्टेंस का फ्रॉम फोकल पॉइंट्स, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे हमारी सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के ऊपर का कांस्टेंट रहेगा। मतलब सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो आप, उसका सेंटर से डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, वो सर्कल की प्रॉपर्टी है। उस तरह इलिप्स की प्रॉपर्टी क्या है कि सम, दोनों फोकल पॉइंट से अगर आप सम लेते हो डिस्टेंस का, किसी भी पॉइंट का जो इलिप्स के ऊपर है, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। सेकंड लॉ क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया, क्या बोल रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यही डायग्राम मैं यहाँ पे निकालूंगा, वैसे निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ निकाल के क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए आप, इलिप्स प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल होता है, यहाँ पे एक फोका है, यहाँ पे एक फोका है, फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे सन है हमारा इस वाले, और मैं कंसीडर करता हूं यहाँ पे प्लैनेट ए। तो क्या बोल रहा है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। देखिए ये सन है, ये प्लैनेट है, तो सन को मैं यस से डिनोट करूंगा, तो यस ए, ये क्या हुआ, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। यस ए क्या हुई, लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन, सन को और प्लैनेट को जॉइन कर रही है लाइन। स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप्स इक्वल एरिया मतलब, स्वीप मतलब कवर करना, इक्वल एरिया, वो इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए अभी ये लाइन है, ये जो ब्लैक मार्कर है मेरा, सपोज कीजिए ये लाइन इससे है, तो ये लाइन यहां से ऐसे स्वीप करके यहाँ पे आ गई। किस टाइम में, सपोज कौन सा भी टाइम, टी ले लो, टी टाइम में प्लैनेट ए से यहाँ पे आ गया, बी, ए से बी आ गया टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम, स्मॉल टी टाइम में प्लैनेट ए से बी आ गया। तो ये जो एरिया है मैं ऐसे डिनोट करूंगा, देखिए आप लाइन से, आपको दिख रहा होगा यस ए लाइन जो है पहले यस ए थी, फिर यस बी हो गई। मतलब प्लैनेट क्या किया, ये पोजीशन से बी पोजीशन चला गया, कितने टाइम में, टी टाइम में। अब प्लैनेट यहाँ पे सपोज, वही प्लैनेट, क्योंकि एक ही प्लैनेट का ऑर्बिट होता है तो वही प्लैनेट है, ये पॉइंट है सी और यहाँ पे पॉइंट है डी, तो फिर वही प्लैनेट सी से डी चला गया, कितने टाइम में, उसी टाइम टी में, उसी टाइम टी में चला गया। कहां से, सी से डी चला गया। तो जो एरिया होगा कौन सा, यस ए बी और यस बी सी, ये दो जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे। वही बोलता है लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब प्लैनेट जो है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। देखिए आप, प्लैनेट ए से बी गया टी टाइम में, तो जो एरिया कवर किया वो कौन सा है, यस ए बी, ए वाला एरिया उस लाइन में कवर किया। कौन सी लाइन ने, यस ए लाइन ने, जो कि सन को और प्लैनेट को ज्वाइन करती है, उस लाइन ने यस ए बी एरिया कवर किया टी टाइम में। अभी प्लैनेट सी पे है, तो उतने ही टाइम में, सी टाइम टी टाइम में ही उस प्लैनेट ने सी से डी गया हो, मतलब इक्वल एरिया कवर करेगा। फिर जो लाइन होगी यस सी, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, यस सी, वो इक्वल एरिया कवर करेगी। मतलब जो एरिया होगा डी यस सी, वो किसके इक्वल होगा, यस ए बी के। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ यस ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ यस सी डी। देखिए आप, एरिया ऑफ एस ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस डी सी। मतलब क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। ये जो लाइन है सन को और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली, वो टी टाइम में यहाँ पे गई, तो जितना एरिया कवर किया उतना क्या था, एस ए बी था। फिर वही प्लैनेट सी से डी आ गया उतने ही टाइम में, सपोज आधे घंटे में ए से बी गया था, फिर कुछ देर बाद हमने देखा तो सी से डी भी आधे घंटे में गया, तो जो एरिया कवर किया उस लाइन में वो कितना होगा, इक्वल होगा पहले वाले से। एरिया ऑफ एस ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस सी डी। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। देखिए सपोज मैं यहाँ पे और कंसीडर करूंगा, कुछ वही प्लैनेट है, ए से बी गया, फिर सी डी गया, फिर घूम के यहाँ पे आ गया। तो ए वाला पॉइंट कौन सा भी है, फिर ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट कंसीडर किए। अभी मैंने अगर दिखाऊं आपको, तो यहां से यहाँ भी वो टी टाइम में आया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट जाने के लिए भी उसको टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा, टी टाइम। तो ए वाला जो एरिया होगा
वो भी इन वाले एरियाज के इक्वल होगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप उतने टाइम में जा रहा है तो ये वाला जो एरिया होगा वो भी इन वाले एरियाज के इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ ये वाला पॉइंट और सन इक्वल होगा एरिया ऑफ एसीबी और एसटीडी से। आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और पढ़ देता हूं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सीधी सी बात है। चलिए अब थर्ड लॉ देखते हैं क्या बोलता है। थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, इट्स पीरियड, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड। इट्स मतलब किसका पीरियड? प्लेनेट का। हम क्या देख रहे हैं अभी? प्लेनेट की मोशन देख रहे हैं। तो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड मतलब प्लेनेट का पीरियड है। स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, और पीरियड मतलब आपको पता है किसी भी प्लेनेट को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? उसका वन टाइम पीरियड। तो वही पीरियड है ये। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of the mean distance of planet from the sun। क्या बोल रहे हैं? कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए बता देता हूं आपको। देखिए स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अभी ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट मैंने बोला था आपको, इस प्लेनेट को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में टोटल पूरा कंप्लीट टाइम लगता है टी। कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी। मतलब कैपिटल टी उसका टाइम पीरियड है, टोटल टाइम। और क्या बोला है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस मतलब देखिए आप, अगर ये प्लैनेट है तो सन से इसका डिस्टेंस हर बार अलग होगा। यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे आएगा तो अलग होगा सन से, यहाँ पे आएगा तो अलग होगा, अलग अलग डिस्टेंस है। तो हम क्या ले रहे हैं? मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस। एवरेज निकालना आपको पता है, सिंपल मैथ है एवरेज। तो उसका एवरेज डिस्टेंस हम ले रहे हैं। तो मैं कंसिडर करूंगा उसका एवरेज डिस्टेंस है आर। एवरेज डिस्टेंस कितना है उसका? आर है प्लेनेट का। किससे? सन से। सन से प्लेनेट का एवरेज डिस्टेंस है आर और टाइम पीरियड है टी। तो यहाँ पे बोला क्या है? स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो कैपिटल टी है उसका स्क्वायर बोला है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। एक टी, मीन डिस्टेंस कौन सा है हमारा? आर है, आर। तो क्या बोला है? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। क्यूब कर देता हूं। क्यूब मतलब आपको पता है पावर 3, आर टू द पावर 3 क्यूब। टी का स्क्वायर, आर का क्यूब। क्या रिलेशन है दोनों में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, देखिए टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। नहीं, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। याद रखिए क्यूब है, क्यूब आर का क्यूब है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या मिल रहा है हमें? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हम बोल सकते हैं कि यही केपलर का थर्ड लॉ है। सिंपल लैंग्वेज में टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक केपलर का थर्ड लॉ है। टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट। आर क्या है? मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। टी मतलब टाइम पीरियड, आर मतलब मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। केपलर का थर्ड लॉ बन गया। लिखना है इंग्लिश में, ऐसे लिखिए द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। स्क्वायर किसका? टाइम पीरियड का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? मीन डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस सिंपल सी बात। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल दूं तो क्या होगा? आप लोगों को पता है, सिंपल मैथ है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं निकाल दूंगा तो मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं टी स्क्वायर से एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल दूंगा और इज इक्वल टू का टाइम इज इक्वल टू का साइन लगा दूंगा तो मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मैं कांस्टेंट क्या लूंगा? के इंटू आर क्यूब। टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। और मैं क्या कर सकता हूं? टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। इस आर क्यूब को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया। यहाँ पे न्यूमरेटर में था, लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता है। टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इक्वल टू के। सिंपल सी बात है। तो ये आर का क्यूब है, कंफ्यूज मत होइए। ये ऊपर लिखता हूं थोड़ा, आर का क्यूब। सिंपल सी बात है। तो यही है केपलर का थर्ड लॉ। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्लियर? अब मैं कंफ्यूज नहीं कराना चाहता आप लोगों को। मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब आप कंफ्यूज मत हुई। आपको पढ़ते समय एक ही पढ़ना है। मैंने ऐसे क्यों लिखा? ताकि मतलब आपको याद रहे कि पहला वाला क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है और तीसरा क्या बोलता है। बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं कि पहला क्या बोल रहा है, पहले की जगह दूसरे का लिख देते, दूसरे की जगह तीसरे का लिख देते। तो आपको याद रहे कि पहला क्या बोलता है कि पहले प्लैनेट की जो ऑर्बिट है वो कौन सी है। पहले तो पता ही नहीं है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। उसका जो शेप है पहले वो तो पता होना चाहिए,
तो पहला लॉ उसका शेप बताता है जो कि इलिप्स है हमारा। दूसरा लॉ क्या बोलता है, एरिया वो इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। मतलब वो जो लाइन है सन को और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये दूसरा लॉ बोलता है। और फिर तीसरा लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डायरेक्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज में टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, और आर क्या है, मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस है, ये याद रखिए आप, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब ये मीन डिस्टेंस क्यों लिया हमने, क्योंकि डिस्टेंस वेरी हो रहा है, हर जगह पे अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, मीन डिस्टेंस। मीन मतलब एवरेज। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो लिखा है मैंने, आप नोट डाउन कीजिए पेन और पेपर लेके अच्छे से। अगर आप ये लिख के लेंगे तब ये आपको याद आएगा। केपलर का फर्स्ट लॉ ये लिखिए, ये डायग्राम भी निकाल लीजिए याद रखने के लिए, अच्छी बात है डायग्राम निकालोगे तो। सेकंड लॉ ये लिखिए, ये डायग्राम निकालिए अच्छे से, ये एरिया जो इक्वल दिखा है वो भी दिखाना जरूरी है। ये थर्ड लॉ ये भी अच्छे से लिख के लीजिए, ये जो पूरे नीचे लिखा है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये सब आप लिख के लीजिए। इस पे मतलब न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सिंपल सिंपल, कोई ज्यादा बड़े वाले प्रॉब्लम नहीं आएंगे, छोटे छोटे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो लिख के लीजिए आप अच्छे से, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से लिख के ले सकते हैं। मैं फ्रेम से साइड में आ रहा हूँ क्योंकि आपको पॉज करके अच्छे से लिखने को मिल जाए इसलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज हमारा केपलर का लॉ हो गया टॉपिक, यहीं पे रुकते हैं हम। हाँ, और एक बात मैं आपको क्या बताना चाहता था कि जो केपलर ने लॉ ये जो फाइंड किए ना, डिस्कवर किए लॉ, उसने ऑब्जर्व किया था प्लेनेट की मोशन को, लेकिन उसको पता नहीं कि क्यों हो रहा है ऐसा। प्लेनेट ये जो लॉ फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं, कुछ पता भी नहीं उसको सिर्फ इतना पता है कि वो फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं उसको नहीं पता, उसको क्या, किसी को भी नहीं पता क्यों फॉलो कर रहे इतना पता है, फॉलो कर रहे बस, सिंपल। कर रहे हैं ना भाई, करने दो, अपने को क्या। केपलर ने वैसे ही बोला, मुझको पता है कि ये तीनों लॉ फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं मैं नहीं जानता। तो छोड़ो, केपलर ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया। और ये जो लॉज है इनका फायदा किसको हुआ, न्यूटन को, उसकी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को एक्सप्रेस करने में, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मुलेट करने में उसको फायदा हुआ। वो आप अगले वाले ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा देखने को। आप यहीं पे रुकेंगे हम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जैसे मैं नए नए वीडियोस डालता रहूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।